In some case this freedom is severely restricted. आगे आगे पढ़ आगे। हाँ अंडरलाइन, सेल ऑफ गुड्स विच मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। आगे इसका मतलब ये एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होता। तो अभी सबसे पहले तुम मेरे को ये समझा दो कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूव हो सकती है एक जगह से दूसरे जगह पर, अपन उसको बुलाते हैं हाँ मूवेबल। और इमूवेबल जो मूव नहीं हो सकती, तो एग्जांपल्स दो मूवेबल के। मूवेबल के एग्जांपल्स, हाँ। व्हीकल इज अ मूवेबल एसेट, तो अपन उसको मूव कर सकते हैं, वो गुड्स में आती है। और मशीनरी मूवेबल या इमूवेबल। मशीनरी अगर अगर अपन मशीनरी बोल रहे हैं तो मतलब वो बड़ी मशीन कंसिडर की जाएंगी और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल, समझ में आया। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या तो फिर कोई दुकान, ये सारी चीजों को अपन इमूवेबल बोलते हैं। मूवेबल में आता मोबाइल, लैपटॉप, पंखे, लाइट, सब कुछ मूवेबल है। मूवेबल का मतलब हो गया शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी का सेल कंसिडर है, मूवेबल प्रॉपर्टी का ही सेल कंसिडर्ड किया गया है। समझ में आया। आगे बिल्कुल। हाँ रुक जा, तो देखो ये अलग से एक्ट दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो एक क्लेरिफिकेशन भी हो गया वहां पे। और सेल ऑफ गुड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है आगे आई रीड। अब रुक जा। द जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जनरल प्रोविजंस बोले तो जितने भी अपन ने यूनिट 1 में पढ़े हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स, proper offer, proper acceptance, lawful object, lawful consideration, free consent, competency of parties, agreement not to be declared void or illegal, certainty of meaning, ये सारी जितने भी एसेंशियल्स आपने कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट यूनिट जो पढ़ा था, वो पूरा फर्स्ट यूनिट एज इट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मिक्स्ड है। तो आपको अलग से नहीं बताएंगे ये सब, अब वो डीम्ड है कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। आया समझ में। तो वो बेसिकली बोलना क्या है रहा है उनका कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये एक्ट निकला कहां से है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से। आया क्या समझ में, है ना। आगे, तो the general provisions of the Indian Contract Act apply to a contract of sales of goods as far as they are not inconsistent with the express provisions of the Sales of Goods Act. तो जहां पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अपोज्ड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये समझा क्या। जहां पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अगेंस्ट में जाएगा, तो वहां पर अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसी की प्रोविजन अप्लाई होंगी, फिर इसकी प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी। आया क्या समझ में। लेकिन अगर दोनों एक्ट्स एक जैसी बात कर रहे हैं तो ये समझ जाना कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही प्रोविजन है जो हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड। आया क्या समझ। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता कि जब प्रोविजन मैच नहीं हो रहे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस मैच नहीं हो रही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ, हाँ उनका बोलना है। आया क्या समझ में। तो अगर आप ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो एक बड़ा सारा लॉ है, देख रहे तुम यूनिट 9 है उसके अंदर, बहुत बड़ा ही लॉ है वो। तो वो उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को फर्क पड़ता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्योंकि वो उसी में से निकला हुआ है। ठीक है, ये एक चीज हो। दूसरी बात, वो बोल रहे कि जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखोगे, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब अपन बोल रहे हैं तो उसके अंदर वर्ड आ गया कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो इसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस अप्लाइड रहेंगी या नहीं रहेंगी, रहेंगी। तो जब अपन बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस अप्लाई होंगी यहाँ पर, लेकिन वो प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की प्रोविजन के अगेंस्ट में जा रही, अपोजिट में जा रही,
तो फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की प्रोविजन को अप्लीकेबल रहने देंगे, हम फिर वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दूर कर देंगे। आया समझ में? ऐसा उन्होंने अभी बोला। ठीक है, देखो ये बातें आपको लॉ समझाने के लिए रहती, ये कोई आपको पेपर में नहीं पूछे जाने वाली अभी। ये बातें सब इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव लेवल की बातें हैं, वहां पर ये पूछा जाता वहां पर, क्योंकि इसके लिए अलग से चैप्टर्स बनाए गए कि जब दो लॉज के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब वो दो लॉज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन का आंसर है कि अपने को उधर के चैप्टर्स में पढ़ने मिलता। ठीक है, बट ये समझाने का है, इसके लिए बता दिया। The expressions used but not defined in Sales of Goods Act 1930 and defined in the Indian Contract Act 1872 have the meanings assigned to them in that act. मतलब कोई ऐसी चीज है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है, उसकी डेफिनेशन हम कहां से उठाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में से उठाएंगे। आया क्या समझ में? कैसे अग्रीमेंट क्या होता है ये हमको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं बताएगा, तो उसकी डेफिनेशन कहां से आएंगी? कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में से आएंगी। आया अभी समझ में? अग्रीमेंट का डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो बेसिक फॉर्मूला है उसका, लेकिन उसका एक अच्छा डिफाइंड स्टेटमेंट भी है। डन? मेरे को कुछ बातें बोलना है तो मेरी बातें ध्यान से सुन लेना। देखो, आप जब भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे तो इसके अंदर होने वाले अग्रीमेंट्स को अपन नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या नाम देंगे? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब आप कहाँ से लेकर आओगे? सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये समझा? तो कॉन्ट्रैक्ट ये जो वर्ड है, ये तो परफेक्टली अपने को वहीं से डिफाइंड मिला है, तो इसकी परिभाषा वैसे भी चेंज होने वाली नहीं है। बस इन्होंने यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया कुछ चीज को, कि यहाँ पर उन्होंने ये कर दिया, यहाँ पर उन्होंने सेल लिख करके अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो कम कर दिया, कि बोले इस यूनिट में या इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग और बाइंग के हिसाब से पढ़ोगे, आपको बाकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। मतलब एवरीथिंग विल बी अबाउट सेल। ठीक है, और सेल बोले तो बड़ा सिंपल सी चीज है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, अरे सेल तो आप आम भाषा में ट्रेड बोलते हो, लेकिन हमको सेलिंग एंड बाइंग कौन सी चीज का चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स का। करेक्ट, काय का? सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स। अब ये जो मूवेबल गुड्स है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता कब? मूवेबल गुड्स में आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। समझ आया क्या? वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। आ रहा क्या समझ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, रिसेंट चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट। शेयर्स भी मूवेबल गुड्स है, समझा? स्टॉक मार्केट वाले शेयर्स, दे आर ऑल्सो मूवेबल गुड्स। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये जितनी भी चीजें हैं जिनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तुमको वो आईपीआर वर्ड नहीं लर्न करना है, मैंने बस बताया। तुमको ये तो पता है ना, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब समझता है, रजिस्टर्ड मार्क, लोगोज, ये जितनी भी चीजें, ये भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है एज मूवेबल गुड। समझा? बोले सर कैसे, क्या ये तीनों चीजें मूवेबल होंगी? मूवेबल का मतलब तो हमारे लिए ये रहता कि ये एक चीज है और ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रही, ये मूवेबल का मतलब हम समझते हैं। सर ये तो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, का कोई टैंजिबिलिटी ही नहीं है,
तो फिर इसको मूवेबल बोलने का क्या सेंस? तो यहां पर मूवेबल मतलब इन चीजों के केस में मूवेबल का मतलब होता ट्रांसफरेबल। क्या रहता? ये समझा कि नहीं समझा? आया ख्याल में? उस हिसाब से उन्होंने उसका मीनिंग मूवेबल लेकर के उसको इस चैप्टर का हिस्सा बनाया है। आया समझ? आपको बहुत इसका वास्ट चीज देखने नहीं मिलेगा कि शेयर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या गुडविल कॉपीराइट के बारे में अपने को बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है इस चैप्टर में। लेकिन कुछ पार्ट है जो केस के लिए यूज हो सकता है। एकदम छोटा सा पार्ट है लेकिन यूज हो सकता है, वो ट्रिक कर सकते हैं तुमको। इसके लिए मैंने वो पहले ही बता दिया, ठीक है, कि ये भी मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। आया समझ में? आया? पक्का? आगे बढ़ू तो आगे। तो सबसे पहली चीज आती कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल इज नथिंग बट ओ पी सी। मैंने तुमको इसके बारे में थोड़ा पहले बताया हुआ है। यही सेल होता है, ओ पी सी, जहाँ ओ का मतलब ओनरशिप, पी का मतलब पोजेशन और सी का मतलब, समझा क्या? क्या क्या है? ओनरशिप, पोजेशन और कंसिडरेशन, तीनों जरूरी है। अगर तीनों है तो सब सही है। ये क्लियर? पक्का? अब इसके मीनिंग देख लेते हैं। ओनरशिप का क्या मतलब है? ओनरशिप का मतलब होता मालमत्ता, भाषा में, हिंदी भाषा में मालमत्ता, कि किसी चीज को मैं अपनी चीज कब बुलाऊंगा? तो जब मेरे पास में अपनी ओनरशिप प्रूव करने के लिए कोई सबूत है कि हाँ ये चीज मेरे नाम पर है। आया समझ? एग्जाम्पल, पुलिस वाले अंकल ने पूछा ये गाड़ी किसकी? तो मैं उनको क्या बताऊंगा? गाड़ी की आरसी, रजिस्टर्ड कॉपी। समझा क्या? वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट रहता, तो वो अपने को बताने का है। उसके ऊपर क्लियरली नाम मेरा लिखा है। समझ आया? तो ये गाड़ी किसकी हुई? मेरे फोन के लिए अगर किसी ने मुझे पूछा, मेरे पास में उस फोन के लिए बिल है, वो बिल अगेन मेरे नाम पर है, तो फोन किसका? मेरा। इतना ही सिंपल है ओनरशिप। और उसको इतना ही सिंपल रखना चैप्टर के दौरान कि जितना ज्यादा तुम उसको एनहांस करोगे उतना ज्यादा वो तुमको कंफ्यूज करेगा। तो उसका सिंपलेस्ट मीनिंग रखना एकदम, कि ओनरशिप का मतलब होता कि कोई चीज किसी पर्सन के नाम पर है, ऐसा वो बोलना चाहते। आया क्या समझ? इसको हम बुलाते ओनरशिप। क्या बुलाते? और इसी को वो लोग यूज करेंगे एज अ वर्ड टाइटल। चीज के ऊपर टाइटल है, तो टाइटल जैसे क्या? मेरा अपने फोन पर टाइटल है, मेरा अपने इस आईपैड पर टाइटल है, मेरा अपनी गाड़ी पर टाइटल है, मेरा अपने बैग पर टाइटल है, ऐसा कुछ। तो टाइटल का मतलब भी घुमा फिरा कर क्या है? ओनरशिप। अगेन इसमें और एक वर्ड आएगा जो काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसके दो मतलब है जो हमने पढ़े। प्रॉपर्टी। क्या क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसी हम बोलते तो हमारे दिमाग में एक मतलब आता जमीन, प्रॉपर्टी, है ना, एस्टेट, ये अपने दिमाग में आता। यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का वो मतलब, अगेन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब है, समझा? और वो वैसे भी जैसे जैसे तुम स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो तुमको क्लियरिटी मिलती जाएंगी कि यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी का मतलब क्या कंसिडर करना है। हालांकि उन्होंने खुद ही पहले इजी कर दिया इस चीज को इस चैप्टर में, ये बताकर कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी आती ही नहीं। तो जब सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई जगह ही नहीं है, इमूवेबल गुड्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो सर प्रॉपर्टी का मतलब वो हो ही नहीं सकता लैंड या बिल्डिंग, ये सब नहीं हो सकता प्रॉपर्टी का मतलब। लेकिन सर वो यूज तो कर रहे हैं वर्ड, तो उसका मतलब एक ही बचा। आया समझ में? देखो मैं टर्मिनोलॉजी इसके लिए पहले क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए स्टेटमेंट समझने इजी हो जाएंगे, इसके लिए मैं टर्म्स पहले क्लियर कर, ठीक है?
आ रहा ना ध्यान में, पर बातें समझ आ रही? आगे उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती पोजेशन। पोजेशन का मतलब हमने थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ा है, होल्डर के हिसाब से। होल्डर होल्ड करता है, मतलब उसके पास में उस चीज का ताबा है। आया क्या समझ में? तो वैसे ही कुछ रहता पोजेशन, ठीक है। लेकिन इधर पोजेशन को ऐसा कुछ नहीं बोलते हुए वो लोग बुलाते डिलीवरी के पर्सपेक्टिव, ठीक है। और एक बहुत कॉमन वर्ड है कि भाई वो गुड्स किसके पास है एक्चुअली, या रिटेन। आया समझ में? रिटेन समझा? जैसे ये पेन अभी मेरे पोजेशन में है, क्या है मेरे पोजेशन में, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। समझ में आया? तो अगर तुमको वर्ड आया होल्डिंग टाइटल ऑफ गुड्स, तो तुम इसका मतलब क्या बताओगे? ओनरशिप। और अगर किसी ने बोला यहां पर कि होल्डिंग पोजेशन, तो इसका मतलब क्या बताओ? कि उसके पास में वो गुड्स है। आया क्या समझ में? तो अगर मैं ये पेन अनुज को बेच रहा हूं और बदले में अनुज से 20 रुपए लिए मैंने, तो क्या ये सेल है? सेटिस्फाइड। इस पेन की ओनरशिप पहले मेरे पास थी, मेरा पेन था ये, मैंने अपनी इच्छा से अनुज को बेचा। तो जब इच्छा आ चुकी है उसके अंदर, का मतलब वो प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर हो चुकी है किसको? अनुज को। प्रॉपर्टी बोला मैंने, मतलब वेरी गुड टाइटल। साथ ही साथ मैंने पोजेशन भी दिया। तो देखा गुड्स मूव हुए तो मूवेबल गुड्स भी आ गया। आया क्या समझ? और उससे अपन ने लिए पैसे, तो कंसिडरेशन भी आ गया। कंसिडरेशन का मतलब वही है क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन। लेकिन यहां पर समथिंग नहीं चलेगा, यहाँ पर मनी ही आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अपन पढ़ते मनी और काइंड दोनों चलता। समझा क्या? यहां पर मनी कंपलसरी है। अब थोड़ा स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो यहां पर ऐसा लिखा गया कि या तो सर पूरे पैसे, या तो आधे पैसे आधा चीज चल जाएंगे, पूरी की पूरी चीज नहीं चलेंगी। आ रहा है समझ में? जैसे अनुज को पेन बेचते वक्त मुझे बदले में अनुज पेंसिल दे रहा है एक, और 10 रुपए दे रहा है, तो ये चलेगा। 20 रुपए का पेन था, तो अनुज ने उसका सेट ऑफ कैसे किया? अनुज ने 10 रुपए वाली पेंसिल मेरे को दे दी और 10 रुपए दे दिए। समझा? तो उसने पार्शियल कैश दी और पार्शियल एक चीज दी जो बार्टर में आ जाती। आया समझ? सर ये चलेगा? हाँ ये चलेगा, में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड है। बट अनुज बोलेगा सर आप मेरे को पेन दे दो और मैं आपको बदले में कोई तो भी एक चीज 20 रुपए की दे देता हूँ, जिसका वैल्यू 20 रुपए, वो मैं आपको दे देता हूँ। ये सेल में नहीं आएगा, ये एक्सचेंज है, सेल नहीं। समझ रहा है? तो पहली बात तो बेचने का मतलब बहुत क्लियर कर लो दिमाग में। बेचना बोले तो हमेशा पैसों से रिलेट करेगा। बेचने का मतलब ही वही होता है कि आप कोई चीज बेच रहे हो तो आपको बदले में पैसे मिल रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर्स बेचे, तो क्या वो सेल्स में आएगा? और नो, क्या कोई कंपनी अगर डिबेंचर बेच रही है तो वो सेल में आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आएगा? वेदिका आएगा? क्यों आएगा वेदिका बता? कंपनी को पैसे मिले, कंपनी ने बदले में एक इंस्ट्रूमेंट बेचा है, का नाम डिबेंचर है। आया क्या समझ? बेचा ना, एक्जैक्टली वही बोल रहे हैं। बेचने का मतलब होता चेंज नहीं, क्लियरली बदले में पैसे मिलने चाहिए, या तो पार्शियल कैश, पार्शियल काइंड गुड चलेगा, पूरा काइंड में नहीं चलेगा। आया क्या समझ? अगेन क्लियर? सबको समझ गया? तो ये था तुम्हारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी इन मनी, और इट शुड बी पार्शियली मनी एंड प्लस काइंड, ऐसा चलेगा। फुल काइंड सीधा काट देने का। आया समझ? तो सर फुल काइंड वाली चीज कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में उधर अलाउड है, उधर एक्सचेंज ही बोलते हैं उसको, क्विड प्रो क्वो इज नथिंग बट एक्सचेंज।
समथिंग इन रिटर्न, और वहां समथिंग का मतलब बड़ा वास्ट है, यहां समथिंग का मतलब पैसा है। ओके डन, पक्का। तो सेल का मतलब ओनरशिप, पोजेशन, कंसिडरेशन। क्या क्या बोला, जोर से बोलो। ओनरशिप का मतलब टाइटल या तो प्रॉपर्टी, पोजेशन का मतलब डिलीवरी, और तीसरा कंसिडरेशन बोले तो मनी। आया समझ में? श्योर? चलो आगे बढ़ो फिर अब। ऑल गुड? ऑब्वियस सी बात है, सेल में रहेंगी दो पार्टीज, बहुत ऑब्वियस है। एक रहेगा सेलर और दूसरा रहेगा बायर। बायर का मतलब गुड्स बेचने वाला, और सेलर का मतलब गुड्स खरीदने वाला। बरोबर ना बेटा? अब तुम यकीन मानो मेरा, ऐसा मैंने कि बच्चे के मुंह से सुना था जब मैंने किसी और बैच में पढ़ाया था सेल्स। उन्होंने मेरे को यही मतलब बताया, बायर बोले तो बेचने वाला, और सेलर बोले तो खरीदने वाला। अब ये मीनिंग तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे। तो सेलर का मतलब होता बेचने वाला, और ऑब्वियसली बायर का मतलब होता, समझा? और एक बात जो बहुत क्लियर करना जरूरी है अपने को, कि सेल सिर्फ यहाँ पर अगेन कैश ट्रांजैक्शन को कंसिडर्ड नहीं है, दोनों ट्रांजैक्शंस आते हैं, कैश भी और क्रेडिट भी। समझा? बस बात पैसों में होनी चाहिए, इतना क्लियर है। समझा क्या? तो सर अगर कभी यहाँ पर पेमेंट चेक से हुआ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो चलेगा क्या? ऑब्वियसली चलेगा, मॉनिटरी वैल्यू चाहिए और मॉनिटरी टर्म्स ही है, काइंड नहीं है वो। सर बिल ऑफ एक्सचेंज आया तो भी चलेगा, सर प्रॉमिसरी नोट तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? सर करेंसी नहीं आ रही ना एक्सचेंज में, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला मनी। और मनी का मतलब सिर्फ करेंसी नहीं है, मनी का मतलब डिजिटल पेमेंट्स भी है, मनी का मतलब इंस्ट्रूमेंट द्वारा पेमेंट भी है। आया समझ? तो अगेन इसमें कंफ्यूज मत होना कि कोई माल बेचा है और उसके बदले में अगर अगला चेक दे रहा है, मतलब बायर अपने को चेक से पेमेंट कर रहा, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होने वाला है, बैंक से कैश निकल करके दूसरे बैंक में जमा हो जाएंगे, तो आ तो पैसे ही रहे ना, इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ऑब्वियसली कवर्ड है। आ गया समझ? तो दोनों ट्रांजैक्शन आते डियर, कैश भी और क्रेडिट भी। मेरी बात समझ आई पूरी अच्छे से? अब तुम एक बार मेरे लिए एक काम करो, गुड्स का डेफिनेशन स्वयं से पढ़ लो, फिर मैं तुमसे कुछ बातें हैं जो पूछ लूंगा। पढ़ा ध्यान से? पक्का? आया क्या समझ डेफिनेशन? पूछू? जो झाड़ उगते झाड़, आम के झाड़, कोकोनट के झाड़, जो भी झाड़, वो झाड़ गुड्स है क्या? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, कमेंट सेक्शन में आंसर। क्या झाड़ गुड्स है? नहीं है? क्यों? मत बोल। अरे उससे किससे सेपरेट हो सकता, उसकी बीवी से? अच्छा, क्या? ना गहरा तू डिटेल में चली गई, उसका एकदम सिंपल मीनिंग है बहुत। चल और कोई जवाब है अपने पास? क्या झाड़ गुड्स है? हमारे चैप्टर के लिए, हाँ, क्योंकि गुड्स तो दोनों रहते हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी रहते हैं, तो हमारे चैप्टर के लिए मूवेबल गुड्स चाहिए हमको। तो क्या झाड़ मूवेबल गुड्स है या नहीं है? सेल में कंसिडर नहीं होंगे क्योंकि वो मूवेबल गुड्स नहीं है। ठीक है, और कोई जवाब है बेटा? आयुष, थोड़ा दिमाग लगा। वो है। आयुष क्यों है वो बता। हाँ, तो काट के जब अपन बेचेंगे या निकाल करके बेचेंगे, के लिए वहां एक वर्ड यूज किया हुआ है, सेवरेबल या सेवियर्ड, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया। सेवियर्ड, हाँ उसको सेवियर्ड बोलते हैं। सेवर्ड सवर्ड उत्तर मत बोलो।
तो ये झाड़, समझ में आया? ये जब तक के जमीन में जुड़ा हुआ है तब तक के वो इमूवेबल है, तब तक के वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको तुम जमीन से उखाड़ देंगे, समझा, सनी देओल की तरफ, वैसे ही वो बन जाएगा मूवेबल गुड्स। आएगा समझ में? वो गदर पिक्चर देखी क्या तुमने? क्या बात कर रहे, सबने देख ली गदर? कौन सी वाली गदर? पहली वाली? हाँ, पहली वाली गदर में पंप निकाल रहा हूँ, है ना? तो जब तक के वो पंप जुड़ा हुआ है तब तक के वो क्या है, इमूवेबल। जैसे ही लेकिन उसने पंप निकाल लिया अपने घर पे ले जाने के लिए, तो वो क्या हो गया, मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में आ गया वो। तो क्या हम उसको सेल में कंसिडर करेंगे क्या? हाँ, उस गुड्स को हम सेल में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दे हैव बिकम मूवेबल। आया समझ में? तो व्हेन दे सेवियर देयर कनेक्शन विद द लैंड, समथिंग अटैच्ड टू लैंड or forming part of land which are severable, which are before or at the time of contract of sale। गन्ने के झाड़ देखे तुम? झाड़ झाड़, दिवाली के समय गन्ने कैसे बिकते रास्ते पे, तो क्या वो सेल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे, गुड्स है कि नहीं है? लेकिन जब वो जमीन से जुड़े हुए थे तब, तो वो सेल के लिए नहीं थे, वैलिड नहीं थे। समझ में आया अभी? तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सीधा सीधा, कि जैसे ही आपने उसको जमीन से निकाला, मतलब जमीन से अलग किया, बस उस अलग करने को ही वहां पर वर्ड यूज है सेवियर्ड, सेवरेबल। आया, ख्याल में आया? तो दैट विल बी कॉल्ड एज गुड्स। तो गुड्स आर any kind of movable property other than actionable claims and money, which includes growing crops, grass, or anything, sorry, growing crops, grass, chairs, stock, or anything forming part of land, but which are agreed to be severed, agreed to be before or at the time of contract of, ये गुड्स का डेफिनेशन है। आया क्या समझ? तो मैं उसको टुकड़ों में समझाता हूँ। तो गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स है। इतना समझा? तो गुड्स आर, बुक में देख के बोल लो, गुड्स आर एवरी है कि एनी है? हाँ, तो गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इतना स्टेटमेंट बोलो, साथ साथ में डेफिनेशन लर्न करवा देता। बोलो जोर से। गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। 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 अब उन्होंने वर्ड यूज किया उसके बाद में अदर देन। अदर देन बोले तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते। समझ में आया? तो अदर देन एंड मनी, दो शब्दों का इस्तेमाल किया। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम कुछ नहीं रहता। तुमने चेक का डिसऑनर पढ़ा है, वो एक्शनेबल है। मतलब जैसे ही कोई पार्टी चेक डिसऑनर करती, मतलब वो पेमेंट नहीं कर रही, वो हो गई डिफॉल्टर। डिफॉल्टर पे ऊपर तुम क्या चढ़ाएंगे? फुल, उसके ऊपर केस चढ़ाएंगे ना, तो उसके ऊपर केस फाइल करोगे। उसी को बोलते लीगल एक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि जो उससे तुमको पैसे लेने हैं वो लीगली क्लेमेबल है। क्या है? आया समझ में? तुमने उसको पैसे उधार दिए थे या माल उधार में बेचा था, तो उससे जो पैसे तुमको लेने हैं वो लीगली क्लेमेबल है, और उसके लिए तुम एक्शंस ले सकते हो। मतलब उसके लिए तुमको कोर्ट ने रेमेडीज प्रोवाइड की है कि तुम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। इसी को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम का एकदम सरल सा एग्जाम्पल है डेट। DEBT लिख लो वहां पर, डेट। अरे उधर ही लिखा हुआ है क्या बात है। तो डेट इज एन एक्शनेबल क्लेम। बड़ा सिंपल है डेट का मतलब, मैंने अनुज को गुड्स बेचे, उधार में है, मेरे को अनुज से पैसे लेने बाकी थे। ना समझा? अनुज से पैसे लेने बाकी थे। अब अनुज ने बोला था सर मैं 1 महीने बाद पैसे चुकाता हूँ। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर आल्सो पार्ट ऑफ सेल। ठीक है। लेकिन जब मैं 1 महीने बाद उससे पैसे लेने गया तो उसने बोला सर देने को पैसे नहीं है, तो आप ये पैसे या तो भूल ही जाओ।
समझा? मैं बोला ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकता, मैं तेरे को कुछ कर तो सकता नहीं यहाँ पर, तो मैं तेरे ऊपर करूंगा केस। काय के लिए? वो डेट के लिए जो तेरे और मेरे बीच में आया। डेट का मतलब समझ, उधार, लोन, क्रेडिट, ये सारी चीजें, लेकिन लेजिबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो वो क्लेमेबल होते हैं। मैं कहाँ जा सकता हूँ? कोर्ट। कोर्ट में बोलूंगा कि इसने मेरे से माल खरीदा था उधार में, लीगल गुड्स थे, उसका पैसा मेरे को लेना बाकी था उससे, तो वो पैसा ये दे नहीं रहा, इसके लिए मैं केस फाइल करना चाहता हूँ। इस पूरे चीज को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली केस जो आप फाइल कर रहे हो, मैं केस की बात कर रहा हूँ, काय की केस, वो केस गुड्स थोड़े ही है। समझा? केस बेचते हुए दिखते क्या वकील? कुछ भी बोल रहे हैं सर, तो वही बात है। केस आर नॉट गुड्स, केस आर नॉट, केस आर नॉट, बट केस स्टडी बुक आर गुड्स। समझ में आया क्या? ये आर बुक, समझ में आया? केसेस आर नॉट, समझ में क्लियर? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है ना? ऑल गुड। एक्शनेबल क्लेम समझा? अब सर फिर उन्होंने अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी बोला। आप तो बोल रहे थे बड़ा मनी मनी मनी, इसके अंदर मनी है करके, इसमें मनी चाहता। अबे वो बोल रहे कि मनी को गुड्स बोलेंगे क्या? तो मनी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बरोबर? सबने पढ़ा है, मनी इज अ मीडियम ऑफ, मुझे अगर मार्केट से कोई चीज खरीदनी है तो मुझे बदले में मनी देना पड़ता है, करेक्ट? दैट्स अ मीडियम ऑफ, मीडियम ऑफ, मीडियम ऑफ, यस। तो सर फिर मनी एक्सक्लूडेड का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, मैं 100 रुपए का नोट बेच सकता हूं क्या? समझ रहा है? तो सर मनी का क्या मतलब है? यहां पर मनी बोले तो करंट करेंसी है। क्या है? करंट करेंसी। ये 100, 50, 10, 20, 200, 500 जो नोटें हम आज यूज कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब हम कुछ खरीदने के लिए वो यूज कर रहे हैं, वो सारी नोटें जो हम आज के तारीख में यूज कर रहे हैं, वो एक भी गुड्स में नहीं आती। समझ में आया? गुड्स की परिभाषा से बाहर है। आया क्या समझ? कि आप उसको बेच, सर पुराने 500 और 1000 की नोट गुड्स है, वो गुड्स है। पुराने 500 1000 की नोटें नहीं मालूम तुमको मित्रों? आज शाम 8 बजे से एग्जैक्टली वो 500 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। समझ में आया? तो 500 और 1000 के नोट जो पुराने वाले हैं, वो आज के लिए गुड्स है। समझा? तुम्हारे जो बच्चे होंगे, अगर होंगे तो, होंगे बोला, अभी वाला होंगे नहीं, बाद में वाला होंगे, फ्यूचर में होंगे, हाँ। तो जब वो होंगे तब तुम उनको बताएंगे, अगर तुम्हारे घर पे बाई चांस नोटा रह गई होंगी, 1 2 3 4 5, उनको बताएंगे देख बेटा ये पुरानी नोट। समझा? तब वो नोट मालूम है क्या बन जाएंगी? एंटीक। और एंटीक्स आर गुड्स। समझा? जैसे तुम्हारा दिमाग एंटीक है, यूनिक नहीं बोला मैंने, एंटीक बोला, देयर इज डिफरेंस। समझा? वो थ्री इडियट्स मूवी में वायरस बोलता ना, इनके दिमाग को अगर बेचेंगे तो इसके बहुत पैसे आएंगे, एंटीक। तो पॉइंट इज, जितनी भी पुरानी करेंसीज थी, जैसे पुराने कॉइन्स जो बहुत राजा महाराजाओं के जमाने के हैं, वो, फिर जो नोटें बंद हो चुकी, जो कॉइन्स बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, जो आज आप लीगल टेंडर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो सारे गुड्स में आते। ठीक है? लेकिन जो अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500, सर 2000, वो भी अब लीगल टेंडर नहीं रहे। क्या क्या हट गए हो मार्केट से, उसको वाइप आउट कर दिया गया। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज सिंपल, ये जितनी करेंसीज हम देख रहे हैं अभी, वो करेंसीज को मनी बुलाया गया, और इस वजह से उधर बोला गया मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। गुड्स आर every kind of movable property other than actionable claims
and money. So goods are every kind of movable property other than actionable claims and money. समझ में आया? क्या समझा? Actionable claims and money. अब उसके बाद वापस डेफिनेशन इंक्लूसिव हो जाती, मतलब but which includes है आगे वर्ड, है ना? So goods are every kind of movable property other than actionable claims and money, which includes growing crops. Growing crops, wheat, जवार, बाजरा, सारे क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स, फूलों के क्रॉप्स, कोई क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को क्या करते हैं, जमीन से निकालते हैं, फिर बेचते ही ना मार्केट में, गुड्स है, समझा? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, घास फूस, घास फूस, घास का भी तुमको पता है क्या, कई सारे था। घास एक ऐसा है चीज की जिसको आप एक जगह लगाते हो तो फैलना चालू हो जाता अपने आप, तो निकाला जा सकता है और उसको मार्केट में बाकायदा बेचा जाता है, निकाल कर अलग से बेचते हैं, उस सॉइल से अलग करके फिर बेचते हैं, तो इन शॉर्ट वो भी क्या है, गुड्स है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और केयर्स, स्टॉक, मिला पक्का। उसके अलावा और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड का मतलब वो सारी चीजें जो धरती से जुड़ी हुई है, धरती महाजन से नहीं, धरती से हमारी माता उनसे जुड़ी हुई है, और लेकिन जिनको हम जमीन से अलग कर सकते हैं। आया क्या समझ? वो सारी चीजें गुड्स की डेफिनेशन में आती, मेरे पीछे बोलेंगे और लर्न कर लेंगे, तो बच्चे है ना तुम, रेडी? तो गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ, ऐसा ऐसा बोलेंगे तुम, नॉनसेंस मेरे पीछे बोलना है ना, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ, बोलो मूवेबल प्रॉपर्टी, goods are every kind of movable property other than, other than, goods are every kind of movable property other than actionable claims and money, other than actionable claims and money, goods are every kind of movable property other than actionable claims and money, goods are every kind of movable property other than actionable claims and money. Here, but which includes growing crops, grass, but which includes growing crops, grass, shares, stock, or anything forming part of land. हाँ, वो शब्द आगे पीछे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पार्ट ऑफ डेफिनेशन है, समझ में आया? तो ये वर्ड्स लर्न हो गए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, बोलो और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, और एक बार, और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, but which are agreed to be severed, but which are agreed to be severed. उधर इजी मीनिंग लिख सकते हो सेवियर्ड के लिए, सेपरेटेड, लेकिन मैंने ये मीनिंग के तौर पे बताया है, आप वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, वो भी लिखा हुआ है, ओके। तो विच आर अग्रीड टू बी सेपरेटेड, विच आर अग्रीड टू बी सेवियर्ड, समझा? तो बोलो विच आर अग्रीड टू बी सेवियर्ड, बोलो जोर से, बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले ही तुमने घास फूस अलग कर दी, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के पश्चात तुमने घास फूस, वन एंड द सेम, वो गुड्स तो बन नहीं रहे ना, दोनों में भी बन ही रहे ना। आया समझ अब पूरा? पक्का डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन लर्न करने के लिए वैसे वो एक चार्ट भी दिया हुआ है उन्होंने शायद बना के, डेफिनेशन है वो, ये ना गुड्स का डेफिनेशन बताने के लिए अगले पेज पर, ये मैं ध्यान नहीं था यार, होता है ऐसा, पचका मत किया करो। चलिए, ये जो चार्ट है इसमें बड़े आसानी से डेफिनेशन लर्न हो जाता, दिख रहा ना तुमको, वही सब जो हमने पढ़ा वही सब कुछ इसमें है। ये थोड़ा सा इन्होंने नया किया इसमें बॉक्स बनाना, ये पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग था, डिजाइन चेंज कर दी, समझा? पक्का लर्न हो जाएगा, पक्के में पढ़ू फिर आगे अब मैं। तो देखो उन्होंने नीचे बताया टाइप्स ऑफ गुड्स, पहले टाइप्स ऑफ गुड्स कितने हैं, 1 2 3, कितने टाइप्स है? ऐसे नहीं, मैंने जैसे बोला वैसे बोलो, तो कितने टाइप हुए, क्या बात करें, 1 + 2 + 3, 3 होते हैं, क्या काउंट कर रहे हैं ना,
पहला एक नंबर पे क्या है, वो एक नंबर है, सच में एक नंबर है वो गुड्स, उसका रीजन तुमको समझ में आएगा। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता जो गुड्स दुनिया में है। अभी देखो जितना तुमको मजे से मैं ऐसे समझ आया ना, हाँ हाँ हाँ, इतना सिंपल है नहीं वो। मैं बताता वो क्यों इतना सिंपल, मतलब बताने का मतलब क्या है। एग्जिस्टिंग गुड्स को एक नंबर क्यों बोल रहे हैं अपन अपने चैप्टर के परस्पेक्टिव से, का रीजन ये है कि एग्जिस्टिंग गुड्स एकमात्र ऐसे गुड्स रहते हैं जिसको आप हाथों हाथ सेल कर सकते हो। क्या कर सकते, और अब तुम्हारे लिए सेल का मतलब ऐसा, हाँ हाँ खत्म, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए सेल का मतलब है क्या क्या, ओनरशिप, पोजीशन, कंसिडरेशन। आया समझ में। तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गुड्स एग्जिस्टेंस में है क्या, हाउ है, एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई तो मालक होगा। तो वो मालक बेच रहा है गुड्स किसी और को, मतलब बायर भी है सेलर भी है, तो ओनरशिप होंगी, ट्रांसफर हो सकती है क्या, हो दुनिया में है ना ये गुड्स। समझ में आया क्या, घटिया एग्जाम्पल आया अभी दिमाग में, दूंगा इच में, घटिया एकदम घटिया है, मैं पहली बोल दे रहा, बहुत वाहियात एग्जाम्पल है कि अपने जीवन में अप्लाई मत करना। तो एक बच्चा है जो पैदा होने वाला है, हुआ नहीं है, उसका अडॉप्शन हो सकता क्या है, बोलो जल्दी, अरे हो सकता क्या। अरे सीरियसली आई एम आस्किंग समथिंग, है वो घटिया एग्जाम्पल लेकिन उसका जवाब देना पड़ेगा तुमको, बोलो ना। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, सीधा सीधा पूछा एकदम। एक बच्चा है, ठीक है, जो पैदा होने का है। अब पैदा होने का तुमको क्या मतलब समझ आ रहा है, पैदा होने का मतलब है जो बाहर आने का है, मतलब जो अभी पेट में है, वो है तो सही, आ रहा है क्या समझ में, बताओ, उसका अडॉप्शन पॉसिबल है कि नहीं है, क्या बोलना है वेदिका, पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है बेटा, हाँ, अच्छा वो एग्जिस्टेंस में है, तब वेदिका जी का बोलना है। और कोई जवाब है, एक जवाब बनता है यार ऐसा में, विजय दीनानाथ चौहान जी बताइए, हो सकता है अडॉप्शन, ठीक, क्या बोलना है सारदा जी, नहीं हो सकता सारदा जी, क्यों भाई सारदा जी ऐसा क्यों, अंदर है अभी, अरे सीधी बात है, वो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं ना डियर अभी। मेरे को बताओ, जब वो क्या बोलते हैं उसको यार, जब वो बच्चा एकदम छोटू सा रहता है, एकदम अलग ही शेप का रहता, तो भी बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, जब फ्रेश रहता है एकदम, पैदा ही हुआ है, हाँ, कोई गाड़ा है, साइंस से आया ना तू, बायो नहीं था क्या, अच्छा सॉरी। अरे तुमने पर पढ़ा है ना स्कूल में, पूरा ऐसा शेप बताते ना उसका बनते हुए, नहीं बताया तुमको, कैसे हो रहे तुम, अबे नॉनसेंस मैट, ई से कुछ तो नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मैं पता करके बता दूंगा, अभी आगे बढ़ता मैं। तो उस दिन ही बर्थडे थोड़े ही रहता ना उसका, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा काम। बर्थडे कब आता, जिस दिन वो बाहर आता, ऐसा कदम रखता वो बाहर, धरती पे, मतलब धरती पे एक्चुअल धरती, तो वो बाहर आता, बरोबर है। और तब हम बोलते धरती पे कदम रख दिए है इसने, अब इसकी जन्म तारीख और तिथि तय हो गई, ठीक है, तो तब बोलते ना कि वो एग्जिस्टेंस में आया है, बरोबर कि नहीं, एग्जैक्टली exactly, तो वो एग्जिस्टेंस में था क्या, जब तक वो देखो सिंपल है, वो जब तक बाहर नहीं आता तब तक के वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, और जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तब तक के उसका अडॉप्शन पॉसिबल। अडॉप्शन का एक मतलब समझाओ मेरे को इजी भाषा में, अडॉप्शन का मतलब क्या है, अडॉप्शन का मतलब क्या है, किसी और का बच्चा कोई और ले रहा, बरोबर है,
और उसमें भी पेपर वर्क होता, उसमें तुम बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को, बेच नहीं रहे, बेचना बहुत गलत हो जाएगा, है ना, मेरे पे केस हो जाएगा। तो बेचना इज नॉट द वर्ड, इट इज लाइक, समझा क्या, उसको नए माँ बाप मिल रहे हैं, नया घर मिल रहा है, ऐसा कुछ, दैट्स अडॉप्टेशन। और पहले के जमाने में अडॉप्शन घर के घर में भी होते थे, है ना, ज्यादा बच्चे हो जाते एक आधी तो उनको बांट देते थे। अरे अरे होता था ये, सच में होता था, बहुत कॉमन है ये, सच में कॉमन है ना। पुराने जमाने के लोग रिक्का में थे ना, तुम समझ नहीं रहे बात। तो उनका पार्ट टाइम बिजनेस देखो पॉइंट क्या है मेरा, अडॉप्शन में ओनरशिप ट्रांसफर होती ना, फ्रॉम वन माँ बाप टू अनदर माँ बाप, जो बनने वाले माँ बाप है वो सेलर बायर की तरह ही हो गए। तो जब तक के गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं आते तब तक के सेलर उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर, अब आया क्या समझ में। तो एग्जिस्टिंग्स को अपन ने एग्जिस्टिंग गुड्स को एक नंबर क्यों बुलाया, क्योंकि वो गुड्स दुनिया में है, उसका तुरंत सेल पॉसिबल है, तुरंत दे दो बस। समझ में आया, मतलब ओनरशिप, पोजेशन, ये दोनों चीजें तो क्लियरली ट्रांसफरेबल है। और तीसरी चीज बचती कंसिडरेशन, वो तो ये लेके ही बैठा है पैसे। आया समझ में, समझा। एग्जिस्टिंग गुड्स की ओनरशिप, एग्जिस्टिंग गुड्स का पोजेशन, और ऑब्वियसली कंसिडरेशन तो रिसीव हो ही सकता है, तो तुरंत इमीडिएटली आप उसका सेल कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा, अरे हाउ कि नहीं, जल्दी बोलो ना। तो सर फिर जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं गुड्स का कैसा, उसका सेल हो सकता है क्या, जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बताइए। जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फैक्ट्री में, प्रोड्यूस हो रहे हैं, हुए नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ऐसे गुड्स को आप क्या बोलोगे, एग्जिस्टिंग गुड्स बुलाओगे क्या, पहली चीज, नहीं। तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफरेबल है क्या, नहीं हो सकती। आया समझ में। तो वो कौन से केस में जाते हैं, वो जाते तुम्हारे फ्यूचर गुड्स में, या तो कंटिंजेंट गुड्स में। कौन से बोला मैंने, फ्यूचर नहीं तो कंटिंजेंट, ये समझ में आया, पक्का, जल्दी बोलो, यस और नो। तो शाहरुख खान मालूम है सबको, ए, शाहरुख खान मालूम है कि नहीं, मैं चाटे मारूंगा। हाँ शाहरुख खान मालूम होना ही चाहिए। हाँ, तो शाहरुख खान ने एक गाड़ी ऑर्डर की थी, बेंटले कंपनी की, बुलेट प्रूफ कार, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 8 पीस बने थे, में से एक शाहरुख खान ने खरीदी थी। लेकिन ये गाड़ी का पहले ऑर्डर प्लेस किया था, फिर गाड़ी बनी थी, फिर शाहरुख खान को डिलीवर हुई थी, समझ रहा है। तो जब ऑर्डर प्लेस किया था तो क्या सेल हुआ था या नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए, बताइए। गुड्स एग्जिस्टेंस में, क्या गाड़ी गुड्स है, हाँ मूवेबल है, क्या मूवेबल गुड्स है, तो यस कार इज अ गुड, और ये गुड्स लेकिन सर एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, तो उसका सर देखो लॉजिकली पोजेशन तो बिल्कुल ही ट्रांसफरेबल नहीं है। अबे गाड़ी है ही नहीं तो उसका पोजेशन कैसे देंगे तुम, समझ रहा, जैसे बच्चा है ही नहीं तो उसका पोजेशन दे सकते थे क्या तुम एडॉप्शन में। अब आया समझ में क्यों बोल रहा था मैं वो एग्जाम्पल, कि वो है ही नहीं ना, दुनिया में ही नहीं, ऐसी चीजों का आप पोजेशन भी नहीं दे सकते, और ऐसी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफरेबल नहीं होती। समझ में आया, ओनरशिप भी ट्रांसफरेबल नहीं होती। ऑल गुड, समझ आया। देखो, एग्जिस्टिंग गुड्स आर नथिंग बट रेडीमेड गुड्स, रेडीमेड गुड्स बोले तो जो गुड्स एकदम बन के तैयार है, बस जिसको बेचना बाकी है, तैयार है, पड़े हैं अपने पास तैयार होकर के, वो तैयार होकर के पड़े, उसी को अपन बुलाते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। तो उस गुड्स की ओनरशिप भी ट्रांसफरेबल है, हर प्रोडक्ट को एक कोड होता है,
तो प्रोडक्ट कोड डाल करके तुम बिल बना सकते हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पोजेशन, क्या वो गुड्स तुम हाथों हाथ दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। तीसरी चीज, क्या उसका पैसा तुमको हाथों हाथ मिल सकता है? बिल्कुल। समझ आया? तो अगर पैसा हाथों हाथ मिल रहा है, ओनरशिप हाथों हाथ जा रही है और पोजेशन भी हाथों हाथ जा रहा है, हाथों हाथ, तो उसको बोलेंगे सेल। दैट इज अ कंप्लीट सेल। क्या बोलेंगे? और अगर इन तीनों में से कुछ भी बचा हुआ है, मैंने बोला तीनों, समझा? ये पेन एग्जिस्टिंग है, मैंने इसकी ओनरशिप अनुज को दे दी, पेन भी दे दिया, लेकिन अनुज ने पैसे नहीं दिए हैं, तो भी अभी कंप्लीट सेल। ये हो गया अग्रीमेंट टू सेल। क्या हुआ है? और अग्रीमेंट टू सेल का सेंस क्या समझ आता है? कि हमने अग्री किया है बेचने का, अभी तक के बेचा, ऐसा मतलब आता है। वी हैव अग्रीड टू सेल दैट थिंग। आया समझ? मतलब फ्यूचर में कंप्लीट होगा ये ट्रांजैक्शन। जब अनुज पैसे देगा उस दिन माना जाएगा कि सेल कंप्लीट हुआ। आया क्या समझ? और अगर मैंने बिना पैसों के अनुज को गुड्स बेचे हैं, तो बेचना हुआ कि गिफ्ट? गिफ्टिंग डजंट फॉल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इट डजंट फॉल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल में तो आ ही नहीं सकता, कोई हालत नहीं आ सकता। एक बार का कॉन्ट्रैक्ट तो भी शायद उसको इंक्लूड कर ले किसी तरीके से, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो उसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर सकता। तो सेल में प्योरली कमर्शियल पर्पज है, पैसे कमाना है, पैसे मिलना चाहिए, बात खत्म। ऐसा है। और कोई सवाल? अब मैं जो एग्जांपल दे रहा था फ्यूचर गुड्स के लिए, वो क्या है? जैसे लड़कियों के केस में होता है, ड्रेस मटेरियल आता है, बराबर है? देखो, किसी एक सेलर के लिए वो चीज फिनिश गुड्स है, लेकिन वही कोई और बायर के लिए वो अनफिनिश्ड है अभी भी, क्योंकि वो बायर जब आगे बेचेगा तो उसको उसको वापस से कुछ प्रोसेस करके आगे बेचना है। आ रहा क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो जैसे एग्जांपल कि मैं एक कपड़ा मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, तो मैंने बनाया ड्रेस मटेरियल, बनाए मैंने बहुत सारे, पैक कर दिया ड्रेस मटेरियल को, अनस्टिच्ड बोलते हैं उसको। और वेदिका आई, वेदिका को पसंद आया मटेरियल, वेदिका बोले सर कितने का है? मैंने बोला ये 750 रुपए का है, खरीद लिया उसने। मेरे लिए वो ही गुड्स जो अभी मैंने पैक करके इसको बेचे, जो ड्रेस फॉर्म में है भी नहीं, मैंने बोला ड्रेस मटेरियल है, मतलब सादा सुदा एक कपड़ा है बस, तो अभी फिलहाल पहन नहीं सकती। तो व्हाट इज द पॉइंट? ये मेरे लिए तो फिनिश गुड्स है, फिर इसने खरीदा आगे बेचने के लिए, व्हाट शील डू ना, ये इसको स्टिचिंग करवाएंगे, मतलब प्रॉपर एक ड्रेस में कन्वर्ट करेंगे उस कपड़े को। आया समझ? अब वो बना एक ड्रेस, फिर कोई फाइनल कस्टमर शायद उसको खरीदेगा। आया क्या समझ? तो वही गुड्स जो मेरे हाथ में फिनिश गुड्स कहला रहे, किसी और के हाथ में वो अनफिनिश्ड है, फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर क्यों है? क्योंकि द प्रोसेस बिटवीन कन्वर्टिंग इट फ्रॉम मटेरियल टू ड्रेस, ये जो बीच में उसके आ रहा है गैप, उसी गैप के वजह से उसको हम फ्यूचर गुड्स बुला, समझा? तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, और फिर वो अपन बोलेंगे कि हाँ दिस इज एग्जिस्टिंग गुड्स। नाउ ओनरशिप, पोजेशन, कंसिडरेशन तीनों भी ट्रांसफरेबल। आया क्या समझ? क्या समझा? फिर और एक, किराना दुकान। किराना दुकान में गए हो ना, जहां खुला किराना खरीदा जाता है। आप बोलते हो भाई भैया 5 किलो शक्कर, 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, पैक कर दो। अब भैया के पास में तो सब थोक में पड़ा है, तो भैया क्या करते? एक कंटेनर लेते, डालते, फिर वो एक मेजरमेंट का उनका मशीन रहता, के अंदर वो चीजें डालते, जब तक के 2 किलो पूरे भर नहीं जाते तब तक के वो डालते जाते। फिर जैसी दो के ऊपर थोड़ा सा कांटा चल जाता, वो उसमें से थोड़ा सा बाहर निकालते, हाथ हटाते और देखते दो पे आ रहा कि नहीं। फिर अगर बराबर नहीं आया तो वापस से थोड़ा थोड़ा डालते, फिर वो कांटा बराबर जैसी आ जाता 2 किलो के आसपास या 2 किलो के ऊपर, वो बोलते पैक करके दे देते तुमको, बरोबर। तो बिफोर पैकेजिंग एंड बिफोर वेइंग, वजन करने से पहले वेइंग, मजा आया? वो क्या थे? फ्यूचर गुड्स या कंटिंजेंट गुड्स। वो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं, वो एग्जिस्टेंस में कब आएंगे फाइनली? आफ्टर मेजरमेंट,
मतलब आफ्टर वजन एंड आफ्टर पैकिंग। हाथ में गेहूं लेके आएंगे 2 किलो ऐसे, आते नहीं, करके देख लेना। हाँ, ऐसे गिरते गिरते आएंगे, कोई सेंस नहीं है उस बात का। उन गुड्स को पैकेजिंग जरूरी है, तभी वो गुड्स घर लाए जा सकते। तो नेसेसिटी है वहां पर, पैकेजिंग करना इज अ नेसेसिटी। आ रहा है क्या समझ में? पक्का? मिठाई कभी हाथ में लाए क्या? मम्मी ने बोला 1 किलो लेकर आ गुलाब जामुन, ठीक है? ऐसे गुलाब जामुन तुम ऐसे लेके आए 1 किलो, ले मम्मी ले मम्मी, तुम सेंटा क्लॉज है? सेंटा क्लॉज भी नहीं करता है, गुलाब जामुन नहीं फेंकता वो। पॉइंट क्या है, वो प्रॉपरली एक कंटेनर में पैक होंगे, डब्बे में पैक होंगे, कुछ तो रहेगा, लेकिन एक कंटेनर रहेगा। पैकेजिंग जरूरी है, उसका वजन करना भी जरूरी है। तो अगर मिठाई वाले की दुकान पर वो चीज अभी पड़ी है, तो वो अभी भी फिनिश गुड्स की डेफिनेशन में फिट नहीं होती, या एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन में फिट नहीं होती। वो क्यों फिट नहीं हो रही है? क्योंकि उसको अभी भी कस्टमर के अनुसार पैकेज करना बाकी है, वजन करना। आया अभी समझ? तो जब वो पैक हो जाएगा, जब वो वजन कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, तब उसका कैलकुलेशन पॉसिबल है। अब मैंने अगर जाकर के किसी मिठाई वाले को बोला भैया गुलाब जामुन दो, वो कितने गुलाब जामुन देगा? अरे बताओ ना। क्यों पूछना जरूरी है? तुमको खाने कितने इसके लिए, उसको उसका हिसाब लगाना है। क्योंकि जब तक तुम उसको क्वांटिटी नहीं बताएंगे, वो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब तक वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तब तक के फाइनल अमाउंट नहीं आएगा जो पेएबल रहेगा। अब आया समझ? तो इसके लिए वजन करना जरूरी है, फिर वो उसी पर्टिकुलर वजन से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी उसका यूनिट का भाव रहेगा वो, और फिर तुमको एक फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो अगेन इसके लिए भी तो जरूरी है प्राइस निकालने के लिए। दैट्स फैक्टर्स हैव टू कंसिडर। अब समझ आ रही बात है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? हमको फाइनल सेल पर पहुंचना है। तो अब सिंपल है, तुमको समझ आया तो तुम एक सवाल का जवाब दे सकते हो। फ्यूचर गुड्स का इमीडिएट सेल पॉसिबल है, ट्रू और फॉल्स? व्हाट इज द आंसर? फ्यूचर गुड्स का इमीडिएट सेल पॉसिबल है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स आंसर है। एग्जिस्टिंग गुड्स का फ्यूचर सेल पॉसिबल है, ट्रू और फॉल्स? नहीं बेचना मेरे को अभी, मेरी दुकान मेरे गुड्स, मेरे को बाद में बेचूंगा मैं। तो जब बेचूंगा उस दिन सेल होगा, तो ट्रू ही है आंसर। मैंने ये नहीं पूछा इमीडिएट सेल। हाँ, अगेन इफ आई वुड हैव आस्क्ड कि हाँ एग्जिस्टिंग गुड्स का इमीडिएट सेल पॉसिबल है क्या, तो भी आंसर है ट्रू, यस इट इज पॉसिबल। आया क्या समझ? पक्का? नाउ क्लियर? जरूरी है ये आयुष? यार पक्का? और ना? घर किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना है, कुछ किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है, कोई बात दिमाग में आ रही दिक्कत दे रही? ऑल गुड? गाड़ी का बिल बनाने के लिए क्या जरूरी रहता? कोई भी गाड़ी का बिल बना, केसेस नंबर। केसेस नंबर समझता है? जो अंदर का ढांचा होता है ना लोहे का, जिसके ऊपर बाकी की पूरी बॉडी बिल्ट होती गाड़ी की ना, उसको बोलते चेसिस। तो मेन चीज रहती, के बिना कोई गाड़ी गाड़ी है ही नहीं, ठीक है? तो चेसिस नंबर जब तक नहीं जनरेट होता तब तक के उसका सेल पॉसिबल। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि चेसिस नंबर जनरेट हो गया, बाकी की गाड़ी का मे बी कलरिंग वलरिंग कुछ बाकी है, तो अभी भी उसका सेल एक बार के लिए अपन कर सकते हैं, लेकिन उसका कंप्लीट सेल होगा क्या? फिर भी नहीं, क्योंकि पोजेशन नहीं मिलेगा ना अभी। ओनरशिप जा सकती, क्योंकि चेसिस नंबर है हमारे पास देने के लिए। आया आप समझ? मोबाइल का केस सिंपल है, IMEI नंबर जब तक वो नहीं होगा तब तक के मोबाइल का सेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, IMEI नंबर नहीं रहा तो। IMEI दैट्स द नंबर।
*#06 हैश करने का IMEI नंबर दिखता है उसमें। अरे अपने मोबाइल में करना, मेरे मोबाइल में नहीं करना है। *#06 तुमको उसमें IMEI नंबर मिलेगा। उसके बिना मोबाइल का सेल पॉसिबल। आया समझ? तो ऐसी कुछ गुड्स है का ओनरशिप या सेल कंप्लीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स का कंप्लीट होना जरूरी है। अब ये मैंने थोड़ा ज्यादा टेक्निकली बता दिया, बट तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा तो तुमको थ्योरी समझ में आ जाएंगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स, ये 3 टाइप के गुड्स है। पहला क्या बोला? एग्जिस्टिंग। दूसरा क्या बोला? फिनिश गुड्स, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स। और तीसरा कंटिंजेंट गुड्स। वापस से, पहला, दूसरा, तीसरा। कंटिंजेंट का मतलब वही रहने वाला है अभी भी। कंटिंजेंट मतलब डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। समझा? तो कंटिंजेंट गुड्स की डेफिनेशन में सबसे अच्छा फिट कौन होता? क्रॉप्स, घास फूस, ये फिट होता उधर। क्यों कंटिंजेंट? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं बारिश के होने या एग्जैक्टली, तो दे आर कंटिंजेंट गुड्स के लिए अच्छा एग्जांपल है वो अभी के लिए समझने के लिए। तो अगेन, जब तक के कंटिंजेंसी कंप्लीट नहीं होती, मतलब जब तक इवेंट नहीं होता, तब तक के गुड्स एग्जिस्टेंस में आने वाले। जैसे बारिश नहीं हुई तो हरभरे नहीं आएंगे, हरभरे नहीं आएंगे तो हरभरे बिकेंगे कैसे? सेल पॉसिबल। हरभरे को बहुत पानी लगता है, मालूम है? खेत होंगे घर में तो हरभरा हरभरा को बहुत पानी लगता है। ऐसे और भी चीजें हैं जिसको बहुत दबा के पानी लगता है वो क्रॉप्स को उगाने के लिए। कुछ कुछ क्रॉप्स तो ऐसे हैं जिसको पानी में डब डब भर के रखना पड़ता, तब जाकर के वो सही तरीके से उगते। विच मीन्स अगेन दे आर कंटिंजेंट अपॉन वाटर। कंटिंजेंट अपॉन मतलब वो पानी पे डिपेंडेंट है। तो जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक के गुड्स नहीं होंगे, और जब तक गुड्स नहीं होंगे तो एग्जिस्टेंट गुड्स कहला नहीं सकते, और एग्जिस्टेंट गुड्स नहीं है तो अगर सेल पॉसिबल। तो तीनों केसेस समझ में आए? तो इसका इमीडिएट सेल पॉसिबल है, इसका इमीडिएट सेल पॉसिबल नहीं है, इसका इमीडिएट सेल पॉसिबल। डन। ये हो गए 3 मेन टाइप्स ऑफ गुड्स। अब अपन उसके सब टाइप्स पढ़ रहे हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। मैं स्पेसिफिक तो बहुत सिंपल है, स्पेसिफिक बड़ा एकदम क्लियर है कि जैसे अपन स्पेसिफिक गुड्स बोलते जब, तो उसका मतलब हो जाता कि आप कोई स्पेसिफिक गुड्स खरीदना चाहते हो। जैसे आई टाइप हियर सैमसंग, अभी रिसेंटली एक नया फोन लॉन्च हुआ, एस सीरीज। कौन सी एस सीरीज है वो? 18 ना? 18 है ना? अल्ट्रा 18 आया ना अभी? सॉरी 26 अल्ट्रा है, 26 अल्ट्रा है। सॉरी, मेरे को भूल गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। गोल्ड सीरीज भी आई अभी। तो ये देखो अभी, इसमें अभी अपन जैसे ये वेबसाइट खोल रहे हैं, इसके अंदर फोन आएगा, ऑब्वियसली ऊपर बात है। ये मैं को सैमसंग से कोई पैसे नहीं मिले, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ। तो जैसे अब मेरे को जो भी स्पेसिफिक फ़ोन चाहिए, मैं वहाँ जाऊँगा, उस पर टैप करूँगा, तो जैसे मेरे को है ना फ़ोन ये वाला पसंद है, फ्लिप फ़ोन पसंद है, मैं क्लिक किया उसके ऊपर, वो खुला नहीं, वापस क्लिक करूँगा, खुल गया। अब इधर तो प्री ऑर्डर आ रहा है। अब ये प्री ऑर्डर बोले तो कौन से गुड्स हो गए? आ गया समझ में तुम्हारे? ठीक है। अब उसके बाद अब जो एग्जिस्टेंस में है उन गुड्स पे जाते हैं अपन। तो जैसे इसमें से कोई भी अपन ये वाला, हाँ, ये S26 अल्ट्रा सिलेक्ट कर लिया, बाय ऑप्शन पे गए। बाय ऑप्शन पे जाने के बाद में यू हैव टू वेरीफाई, तुमको बताना पड़ेगा कौन सा वेरिएंट चाहिए तुमको। वेरिएंट समझता है ना? ये जैसे 256 GB, 512 GB या तो 1 TB, तो यू हैव टू सिलेक्ट इट। तो यू हैव टू स्पेसिफाई इट कि तुमको कौन सा चाहिए, क्योंकि जब तुम स्पेसिफाई करोगे उसके हिसाब से उसका प्राइस चेंज होगा। बरोबर है? तो जैसे अपन इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे 512 के ऊपर, अभी सिलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद में आपको कलर बताना पड़ेगा। मान लो ब्लैक कलर सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, सो दैट्स द कलर। तो यू हैव टू स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिंग, को बताना पड़ेगा मेरे को ये चाहिए। तो अब जैसे अपन ने अभी क्या सिलेक्ट किया है प्रॉपरली, पहले तो मॉडल नंबर सैमसंग S26 अल्ट्रा, उसका बोले सर मेरे को 512 GB 12 GB का वेरिएंट चाहिए, उसमें कलर चाहिए मेरे को ब्लैक। आया क्या समझ में? अब तुम्हारा फाइनल ऑर्डर प्लेस हो सकता है। दीज विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक। समझ में?
एक कैटेगरी हो सकती है जनरल की, जनरल गुड समझते हैं, मैं जा रहा दुकान में बोल रहा भैया S26 अल्ट्रा दे दो, समझ में आया क्या? ऐसा भैया कोई तो भी पिंक कलर का फोन निकाल के दे दे S26 अल्ट्रा के नाम पे, पिंक कलर का मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेसिफाई, ये जनरल की कैटेगरी है। आया क्या समझ में? तो स्पेसिफिक गुड्स क्यों स्पेसिफाई करने पड़ते हैं? क्योंकि जो कस्टमर है उसका एक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर सेलर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वहां पर सेल पॉसिबल। आया आप समझ में? तो अगर मैंने भैया से मांगा सैमसंग S26 अल्ट्रा 512 12 GB वाला वेरिएंट, उसमें ब्लैक कलर, इतना सब बता दिया मैंने भैया को, भैया फिर भी पिंक कलर निकाल के दे रहे, तो भैया क्या मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग निकाल रहे? नहीं, तो ये सेल कभी कंप्लीट होगा? सर आपके बोलने अनुसार अगर भैया ने वो फोन निकाल के डब्बा सामने रख दिया तो क्या सेल हो गया? हट, अभी तो मैंने उनको बस बोला था मेरे को बताओ पहले वो, फिर मैं देखूंगा डब्बे को। अब थोड़ा ध्यान देना, अभी आगे क्या एक और बता रहा हूँ मैं, क्यों मजाक में मत लेना इसको। डब्बा देखा है, फोन देखा क्या एक्चुअल? नहीं ना? तो जब तुमको भैया वो स्पेसिफिक निकाल कर दे रहे चीज तो वो होगा स्पेसिफिक गुड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना, उस पर कोई एकदम अगेंस्ट नहीं, कोई अपोजिशन ऑब्जेक्शन नहीं। भैया एक नंबर है, निकाल के दिया बरोबर एकदम एग्जैक्ट, मगर अभी फोन डब्बे में पैक है, उसको बोलते अनअसर्टन्ड। क्या बोलते? आया कैसे? सर अनअसर्टेन क्यों? स्पेसिफिक थे ना वो तो। अरे स्पेसिफिक है मगर गुड्स तुम्हारे एक्चुअली सामने आए क्या? अभी तो गुड्स डब्बे के अंदर है। आया क्या समझ? तो दैट इज व्हाई द गुड्स विल बी कॉल्ड एज अनअसर्टेन। क्या बोलेंगे? तो सर फिर ये डेफिनेशन ऑफ असर्टेंड क्या है? अनअसर्टेंड अगर नहीं देखना है तो देखने का मतलब होता असर्टेन। तो मैं उसको ऐसे समझाता था, देखा है, परखा है, जांचा है। जांचा समझता? जांचा, हाँ वही जांचा, समझ में? चला कर देख रहे हो तो जांचना बोलेंगे। सब कुछ एकदम ठीक है क्या, टू माई सेटिस्फैक्शन, तो वो हो गए सर्टेन। क्या हुए? आया क्या समझ? का एग्जाम्पल, अगर तुम गए होंगे फ्रूट बाजार, सब्जी बाजार, तो ये बेस्ट है, बेस्ट एग्जाम्पल है उसके लिए। क्योंकि फ्रूट वाले भैया के पास में बहुत फ्रूट है, सब्जी वाले के भैया के पास में बहुत सारी सब्जियां है, और उसमें से जाके तुम उनको बोलते भैया टमाटर है क्या? भैया बोलते दिख नहीं रहे क्या तेरे को? गए बोले। फिर तुम बोलते भैया टोकरी, फिर तुम टोकरी ले, ठीक है, फिर तुम टमाटर, समझ में आया, काटते हो। तो जब एक एक टमाटर तुम देख देख कर निकाल रहे हो तब वो असर्टेंड बन रहे हैं। आया क्या समझ? क्या वो गुड्स एग्जिस्टेंस में है? हाँ, मैंने मना किया ही नहीं, हम पढ़ी वही कैटेगरी रहे एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर की। तो टमाटर तो है सामने, फेंक के मार दो, बट पॉइंट क्या है अपना कि एग्जिस्टिंग गुड्स को अपने को करना है असर्टन। क्या करना है? क्योंकि सामने एक बल्क क्वांटिटी है। क्या है? बल्क क्वांटिटी, समझा क्या? बल्क बोले तो बहुत क्वांटिटी है, और उस बहुत क्वांटिटी में से जब तक के तुम उसको सिलेक्ट नहीं कर लेते, आया समझ में, और उसको अलग नहीं कर देते, तब तक के वो अनअसर्टेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जैसी लेकिन तुमने टोकरी में निकाला, समझा, गणपति जी के शेप का आलू, ऐसा जब तुम निकाल रहे ये सब, तो जैसी टोकरी भरी तुमने अलग से, दे बिकम असर्टेंड। क्या बनते? अब आया क्या नहीं आया समझ? पक्का भैया पे विश्वास है? सब्जी वाले भैया पे बोलो जल्दी, सच में बोलो, है क्या उन पे विश्वास? सब्जी वाले भैया पे विश्वास है? किसको है? अनूप है क्या? क्यों नहीं है? तो कुछ तो भी निकाल के दे देता, उसको बोलते ना भिंडी निकाल, वो भिंडी ऐसे निकालता ये ले है ना? हाँ, उसको बोलते ना आलू कांदे निकाल, वो ऐसे लेके आता आलू कांदे, ये देगा, उसके अंदर सड़े हुए आलू भी आते। बरोबर है? तुमको वही चीज जान पे आती,
के लिए तुम क्या बोले, भैया तुम मत निकालो मैं निकाल। तो जब तुमने उस पे से रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ली, ठीक है, इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल को अपन जोक में भी कन्वर्ट करेंगे बाद में, पहले सीरियस बता देता। तो जब तुमने उनको बोला भैया मैच निकालूंगा आलू और कांदे पूरे, भरे कॉन्फिडेंस में तुमने आलू कांदे निकाल लिए, पैसा दे दिया भैया का, घर आ गए तुम, फिर मम्मी वही थैली में से आलू कांदे खाली करती, एक तुमको पता नहीं कहां से आ जाता, एक फेंक के सड़े हुआ आ जाता है इसमें। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, हमारी, वो भैया की नहीं है, समझा, भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि किसने होशियारिया मारा था कि मैं निकालूंगा। तो जब आपने खुद ने बोला कि मैं ही ये चीज निकालूंगा, अलग करूंगा और मैं ही करूंगा जो भी है, बस तभी आपने पूरी जिम्मेदारी उन गुड्स की खुद पे ले ली थी। अब कॉमेडी वाला पार्ट, ये सीरियस वाला हो गया। कॉमेडी वाला पार्ट ये है कि यार सब्जी रहे, फ्रूट रहे, कुछ भी रहे, कभी कभार ऐसा भी होता सब्जी बाहर से बड़ी अच्छी दिखती है, फ्रूट बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से खराब निकल जाते हैं, होता ना, ऐसा नॉर्मल है। नहीं नहीं नहीं, मम्मियों को नहीं समझ आ रहा है, नहीं, मम्मियों को नहीं समझ आ रहा है। मम्मी भैया को वही धमकी दे के आती है एकदम, भैया खराब निकले तो वापस लाके दूंगी। भैया डर के मारे, हाँ भाई आप ही लाके दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बदल के दे दूंगा। वो बेचारा फ्रूट वाला और सब्जी वाला अंदर की चीज चेक किए बिना यहाँ बोल दे रहा कि खराब हुआ तो ठीक है वापस ला के देना। उसमें भी सिलेक्शन किसने किया, भैया ने नहीं, मम्मी ने। मम्मी सिलेक्ट कर रही, अब मम्मी कर ले रही, बाद में भैया के ऊपर ही जोर चला रहे तुम कि बोले बदलना पड़ेगा अगर खराब निकला तो। हफ्ते भर जा रही वो बदलने, हफ्ते भर के बाद भैया खौफ में है, वो बेचारा बदल के, तुम जाओ एक बार ऐसा कुछ कर ले, देखो होता क्या पॉसिबल। मैं गालियां देता हूँ भैया तुम्हारे मुंह से, मम्मियों से डर रहा भाई, पप्पा से भी नहीं डरता भैया, मम्मियों से ही डर रहा हूँ, प्रॉपर लेडीज। हाँ, पता नहीं क्या फोबिया है उसके दिमाग में, शायद अपनी बीवी को देख लिया उसने बिना मेकअप के, डर गया, बोले ये भी अंदर से वैसी है। डर गया, ऐसा समझा। पर अब ये जो अग्रीमेंट मम्मी करके आ रही है उनके साथ में, ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है, और लॉ म्यूचुअल अग्रीमेंट को जगह देता, समझ रहा है। इधर लॉ काम नहीं कर रहा, इधर म्यूचुअल अग्रीमेंट काम करेगा, क्योंकि मम्मी ने भैया को बोला था कि अगर ये खराब निकला घर जाके तो मैं वापस फेंक के मारूंगी, मतलब लाके दूंगी तुमको, तुमको चेंज करके देना पड़ेगा। भैया ने बोला हाँ, ठीक है, हो गया म्यूचुअल अग्रीमेंट, सारे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल मम्मी ने किए हुए। भैया ने सिर्फ हाँ बोला है, अग्री हो गया। लेकिन और जैसी अग्री हो गया, अब भैया अपने अग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकते, यही कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इट इज नॉट रिवोकेबल, वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी। आया क्या समझ, एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो उससे पीछे नहीं हट सकते भैया। आया अब समझ में पूरा का। तो अपन ने सब टाइप्स पढ़े एग्जिस्टिंग के, तीन सब टाइप्स है, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन, समझ में आया। स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन, और उसका एक प्रोसेस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मोबाइल वाले एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। भैया को अपन ने बोला था S26 अल्ट्रा 512 GB 12 GB वाला वेरिएंट और ब्लैक कलर का डिवाइस, ये मेरे को निकाल के दो। भैया गए, डब्बा निकाला, भैया ने डब्बा लाके सामने रख दिया। भैया बोल रहे तुमको बिल बना दूं, तुमने बोला भाव कितना है, भैया बोले 1.5 लाख रुपए, ले 1.5 लाख रुपए। उसके बाद में भैया बोले बिल बना दूं, भैया बना दो बिल, अब तो बनाना ही पड़ेगा। भैया बोले बिल बनाने से पहले एक बार अपन मोबाइल खोल के देख, खोल के देखने के बाद में तुम मोबाइल निकालते खुशी से, भैया वीडियो निकालो ना मोबाइल का, हाँ इंस्टाग्राम पे पहला वही काम है, वही डालेंगे भाई, स्क्रीन ही नहीं है। वो तुमने वो स्टिकर निकाला ऊपर का, अंदर का मजमा दिख रहा पूरा, स्क्रीन ही गायब है।
बताओ ये गुड्स में एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हूँ या नहीं? क्यों नहीं? सेल कंप्लीट नहीं हुआ है सर। क्यों? पैसा दे दिया ना, भैया ने स्पेसिफिक गुड्स निकाल के दिए एग्जिस्टिंग वाले, तो फिर सेल नहीं हुआ कंप्लीट। क्यों? उसमें असर्टेनमेंट अभी बाकी था, देखना परखना जांचना बाकी था। और जब वो किया तो तुमको मालूम है क्या हुआ? धोखा। समझा? ऐसे ही हुआ था 17 साल पहले। हमारी मम्मी। आगे पॉइंट क्या हुआ? धोखा। तो फोन तो वापस कर सकते, बच्चा नहीं कर सकते, बट फोन कर सकते। फोन वापस होता, भैया को हाथों हाथ या तो पैसा वापस देना पड़ेगा या तो फोन नया देना पड़ेगा निकाल के। भैया गए डब्बा लाए दूसरा, ठीक है। अब अगेन दूसरा डब्बा आया, भैया बोले ओपनिंग बॉक्स अनबॉक्सिंग, भैया वीडियो निकालो अनबॉक्सिंग का। पहले डब्बे का निकाल देना, स्टिकर पीछे से आता ना आजकल लोग, फिर निकलता ही नहीं वो। अब वो डब्बे बहुत ही एयर टाइट रहते हैं, वो निकलते नहीं, मुझे हटकना पड़ता उसमें, फिर जैसे निकाल, फिर वो फोन गिर गया नीचे। अरे यार, अब क्या? फिर तुमने उठाया ऑब्वियसली फोन, फिर तुमने निकाला, क्रैक है उसके अंदर, जो तुम्हारे गिरने की वजह से हुई। बताओ, आर यू बाउंड टू एक्सेप्ट इट और नॉट? क्यों? ये भी समझ गया तुम, वेरी गुड, एक नंबर। पर भैया बोले दूसरा दे दूं? मैंने बोला हाँ बहुत पैसा है मेरे पास, मैं तो 3 लाख रुपए लेके आया था। एक फोन खराब हुआ वो बीवी को दे देंगे, दूसरा वाला तू नया दे दे मेरे लिए। भैया ने और एक फोन निकाला सेम, बोले ये ठीक है। अगेन उसका अनबॉक्सिंग, फिर फोन, आ हा, फोन एक नंबर चल रहा है, एक नंबर फोन है, मजा आ गया बिल्कुल। अब मजा आ गया, पेमेंट हो गया, बिल ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हो गया। फोन लेके बढ़िया से मैं तो जा रहा बाहर, फोन पे बात करते, सिम कार्ड नहीं उसमें। पर शो ऑफ वो करते करते मैं जा रहा बाहर, मैं ऐसा दरवाजा खोला, बाहर गया, दरवाजे के फोन गिरा नीचे, टूट गया। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगेन सेल कंप्लीट हो चुका। क्यों हो चुका है सेल कंप्लीट? अब आपने एग्जिस्टिंग गुड्स खरीदे, पेमेंट भी कर दिया, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, और गुड्स आपने अंदर खड़े रहकर असर्टन भी किए थे, देखे थे, परखे थे, जांचे थे, और यूज करते करते सत्यानाश। समझ में आया? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? समझ में आया? ये नहीं समझ में आया सर? तो मान लो एक चौथा केस ले लेते हैं अब, है ना? नहीं ये कॉमेडी वाला नहीं, सीरियस वाला है, कॉमेडी नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ, मैं क्रोमा में गया, क्रोमा कोमा में नहीं, क्रोमा में, क्रोमा स्टोर में, वहां पे से मैंने मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल खरीदा। वो बोल रहे भैया अनबॉक्सिंग का वीडियो, मैं बोला नहीं 3 बार ऑलरेडी निकाला हुआ है। अनबॉक्सिंग का वीडियो तो दूसरी दुकान पे निकाला था ना, यहाँ पे नहीं करना है। फिर वो बोल रहे भैया घर लेके जाने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहेगी, चेक करना है तो अभी कर लो। घर जाके अगर स्क्रीन गायब निकली, स्क्रीन फूटी हुई निकली, फोन ही नहीं निकला, तो हम जिम्मेदार नहीं है। अभी अगर आप चेक कर लेते हो और अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो हम रिस्पॉन्सिबल, आपको अब भी पीस टू पीस दूसरा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम। लेकिन घर तुम लेकर चले गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। क्या क्या? तो क्रोमा वाले चाहते ही नहीं कि कोई पति अपने पत्नी को गिफ्ट करे, मतलब बेचारी बीवी कभी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाएंगी, कि ऑलरेडी पति अनबॉक्सिंग करके फिर लेकर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर उसने वहां अनबॉक्सिंग नहीं किया, वहां चेक नहीं किया, तो क्रोमा वाले डायरेक्ट बोल देते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस दरवाजे के बाहर जाने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल। वही चेक कर लिया, अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्रोमा।
अब ये दोनों एग्जाम्पल में ऐसा क्या फर्क पड़ गया तो बता। बायर ने अनअसर्टेन गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। क्या बोला? जब बीवी को गिफ्ट करना था और बोले बीवी करेंगी अनबॉक्सिंग घर में, समझ में आया? तो बायर ने पैक्ड गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, उसने असर्टेन करना जरूरी नहीं समझा, अनअसर्टेन गुड्स को वो लेकर चला गया। जब बायर ने अनअसर्टेन गुड्स एक्सेप्ट किए तभी उसने उस गुड्स का रिस्क अपने ऊपर ले लिया। अब सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आया समझ? ऑन द अदर हैंड, जब बायर ने वही खड़े रह करके गुड्स चेक किए, सब कुछ डिटेल में चेक, तो बायर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरा है। एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, और उसने किए उसको वहीं पर खड़े रहकर असर्टेन। समझ में आया? और असर्टेन करने के बाद में सब कुछ फाइनल करके वो लेकर जा रहा है घर। आया है समझ? फर्क समझा दोनों में? अब पक्की बात है? 2 मिनट जल्दी छोड़ रहा मैं तुमको पूरे। जाओ, आज के लिए इतना ही।